इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कॉपर के बारे में। और कॉपर का जो सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, बोर्ड का जो सबसे पालतू सवाल है कि कॉपर +1 3D10 होते हुए भी अनस्टेबल होता है और कॉपर का जो 2+ होता है वो 3D9 होते हुए भी स्टेबल होता है। कहाँ पे? एक्वस सॉल्यूशन में। ये बोर्ड का सबसे पालतू सवाल है। ठीक है, बोर्ड वाले अपने इस पालतू सवाल के साथ बहुत खेलते हैं। आई बात समझ में? हम आज बोर्ड के इस पालतू सवाल से खेलना सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कॉपर, या फिर सीधे सीधे हम शुरू करते हैं कॉपर से। सिंबल पता है सब लोग को, कॉपर होता है, इसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। सब लोग कॉपर का वायर देखे होंगे, इसका कलर होता है रेड ब्राउन, रेड ब्राउन। ठीक, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबसे ज्यादा ही काम आता है, बिना इसके हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये होगा आर्गन 4s0 सॉरी 4s1 3D10। ठीक है, अगर हम इसके ग्रुप नंबर की बात करें, ग्रुप नंबर, ठीक है, तो कौन सा ग्रुप नंबर होगा? ये जो 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और ये जो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ दो, 10 + 1 = 11। ये होगा इसका ग्रुप नंबर। ठीक, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, कॉपर 3D सीरीज का एलिमेंट है। आई बस में, और जो जो सीरीज होती है उससे एक ज्यादा ग्रुप नंबर पीरियड नंबर होता है, ये 4th पीरियड का एलिमेंट है, 4th पीरियड। अब यहाँ पे साथ साथ दिख रहा है कि फुली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सबको पता है कि जो फुली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो काफी ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये होगा 4s0 3D10। ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगर हम 2+ की बात करें तो कॉपर 2+ में भी होता है। ठीक, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s0 3D9, और ये होगा कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आई बात समझ में? और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं। both oxidation states are stable। जो मेटालिक कॉपर होता है, मेटालिक कॉपर मतलब कॉपर मेटल के फॉर्म में, जैसे कॉपर का वायर होता है, ठीक, उसका कलर जो होगा वो होगा रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कॉपर के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक, ये पढ़ने के बाद तुम लोग को इसके बाद कहीं पे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा एक्चुअल में क्या होता है। ठीक, अगर हम कॉपर के +1 की बात करें तो सबसे पहला इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अभी वो हम बात किए थे, ये होता है 4s0 3D10। आई बात समझ में? और यहाँ पे फुली फिल्ड डी सबसेल है, फुली फिल्ड 3D सबसेल है। तो जो फुली फिल्ड 3D सबसेल होता है वो हाईली स्टेबल होता है। आई बात समझ में? ठीक है, क्या इसमें डी ट्रांजिशन होगा? अगर डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो क्या कॉपर के +1 के कंपाउंड्स कलर शो करेंगे? नहीं। अगर डी पूरा भरा है तो नो डी ट्रांजिशन, इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा। और अगर डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ठीक, या कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक, जैसे CuCl हो गया,
या फिर CuCN हो गया। ठीक, ये सब व्हाइट कलर के होते हैं। आई बात समझ में? DD ट्रांजिशन नहीं हुआ कैसे, देखो जानते, ये है Eg। अगर ये कॉपर का प्लस किसी लिगेंड से जुड़ेगा तो वो लिगेंड क्या होगा, इसके d ऑर्बिटल को 3d ऑर्बिटल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पहली बार जा ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल खाली नहीं है। अगर ऑर्बिटल खाली होता तो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे जाता। ठीक है, तो DD ट्रांजिशन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में कि क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा। अगर सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो इसका नेचर कैसा होगा, ये होगा डायमैग्नेटिक। ठीक ना। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात आयनिक रेडियस की बात करें, आयनिक रेडियस, ठीक है, तो जो कॉपर के +1 का आयनिक रेडियस होता है, कॉपर के +2 के आयनिक रेडियस से ज्यादा होता है। ठीक ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, हाई चार्ज डेंसिटी। आई बस समझ में। ठीक है, यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है वो कम है, एक इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है वो कम है, और यहाँ पे पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। जैसे देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 29 प्रोटॉन है, 29 प्रोटॉन मिलके 28 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और यहाँ पे 29 प्रोटॉन मिलके 27 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात करें। आई बात समझ में, ये बात खास करके ध्यान रखना, इसका आगे इस्तेमाल होगा। ठीक, अब समझते हैं इसके स्टेबिलिटी पैराडॉक्स के बारे में, मतलब कि कॉपर 2+ 3d9 होते हुए भी क्यों सॉल्यूशन फेज में ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई बात समझ में। स्टेबिलिटी पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब D9 होते हुए क्यों इतना स्टेबल है। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इन एक्व सॉल्यूशन पानी में जो कॉपर का 1+ होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन होता है इसका, अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब हुआ कि इसी का ऑक्सीडेशन होगा और इसी का रिडक्शन होगा। इस तरीके से कॉपर 1+ का एक्व सॉल्यूशन में इसी का ऑक्सीडेशन होगा, अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कॉपर का 2+ बनाएगा, और इसी का रिडक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन खा के क्या बनाएगा, ये बनाएगा कॉपर सॉलिड। एक्व सॉल्यूशन में कॉपर 1+ कॉपर 2+ बनाता है और कॉपर बनाता है, मतलब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कॉपर 2+ बनाएगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करके कॉपर बनाएगा, इसी का आता है डिस्प्रपोर्शनेशन। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखें, ऑक्सीडेशन क्या हुआ, कॉपर से कॉपर 2+ का बनना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कॉपर एक्वस से क्या बना, कॉपर, और कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ठीक है, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक, अगर हम यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन लिखें, तो ये होगा कॉपर 1+ से कॉपर का बनना, कॉपर 1+ एक्वस से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा कॉपर का सॉलिड। ठीक, अगर हम इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दें तो ये रिएक्शन मिलेगा हमको। इतनी बात समझ में ना। हम देखते हैं कि कैसे ये D10 स्टेबल होते हुए भी ये D9 में चेंज हो रहा है। ठीक है, हमको समझना पड़ेगा इसके लिए इस रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
ठीक है, इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा बॉर्न हैबर साइकिल। 11th क्लास में तुम लोग पढ़े होंगे बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। किसी भी आयन की स्टेबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में हम अकेले आयनाइजेशन एनर्जी से नहीं देख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं देख सकते हैं। हमको नेट एनर्जी चेंज देखना पड़ता है। ठीक है, कि पूरी एनर्जी में कितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो जो टोटल नेट चेंज होगा उससे डिसाइड होगा कि एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन कितना स्टेबल होता है। आई बात समझ में? अगर हम यहाँ पे कॉपर की बात करें, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह ज्यादा चाहिए। अगर हम अकेले कॉपर की बात करें तो हो क्या रहा है, कॉपर सॉलिड से कॉपर प्लस एक्वस में चेंज हो रहा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉपर से कॉपर प्लस हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये कैसे होता है? तो हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है इसमें से। तुम लोग को डेफिनेशन याद हो आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उस एटम का गैसियस स्टेट में होना जरूरी है। मतलब हुआ कि वो एटम सॉलिड में हो या लिक्विड में हो, तब हम एनर्जी दे के अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहा जाएगा। वो एटम होना चाहिए गैसियस स्टेट में। ठीक है, या फिर हम और परफेक्ट वर्ड्स में कहें, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होना चाहिए। आई बात समझ में? इसका मतलब हुआ कि हमको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, पहले इसको हमको पहले गैसियस स्टेट में चेंज करना पड़ेगा। तो सॉलिड से हमको सीधा गैस में चेंज करना है, तो पहले सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, उसके बाद लिक्विड से गैस में चेंज होगा। ठीक है, मतलब फेज का चेंज करेंगे हम। ठीक, तो अगर हम सीधा इसको गैस में चेंज करते हैं, कॉपर गैस में, तो सॉलिड से गैस में चेंज होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? सब्लिमेशन। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम सब्लिमेशन। तो जो एनर्जी लगी होगी उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। आ रही बात समझ में? और इस सॉलिड को इस गैस में चेंज करने में जो एनर्जी लगती है वो होती है 339 किलो जूल पर मोल। अगर यहाँ पे हम प्लस लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एनर्जी हमको देनी पड़ रही है। ठीक, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी हमको देनी पड़ रही है। ठीक, हम अपने पास से इतनी एनर्जी दिए और वो जाके गैस में चेंज हुआ, तो ये एनर्जी कहाँ पे इस्तेमाल होगी? अगर कॉपर सॉलिड होगा तो पहले पिघलेगा, इसका मतलब हम मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक करने में वो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होगा? मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक, कॉपर कॉपर ऐसे जुड़े होगा ना मेटेलिक बॉन्ड से, तो बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद वो गैस के फॉर्म में चेंज होगा। अब इस गैसियस फॉर्म से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कॉपर गैस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक, तो ये हो जाएगा कॉपर गैस +1 या फिर कॉपर +1। ठीक है, ये कैसी रिएक्शन है? ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हमको एनर्जी देनी पड़ रही है। एनर्जी देनी क्यों पड़ रही है? क्योंकि कॉपर का जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, तो हमको इलेक्ट्रॉन को छीनना है। अगर इलेक्ट्रॉन को हम छीन रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको खुद से ताकत लगानी पड़ेगी। आई बात समझ में? और ये जो एनर्जी होती है, जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड हो, जितनी एनर्जी की जरूरत होती है +745 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। अब आई बात समझ में? अब हम इस आइटम को उठा के कहाँ पे डालेंगे? पानी में डालेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा कॉपर का 2+, कॉपर का प्लस इक्वस ये। हम इसको उठा के पानी में डालें। ठीक है, अगर हम इसको पानी में डालें, देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अलग हो रहा है, मतलब एक तरीके का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी लगती है, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कैसे बनेगा? ये कॉपर का जो +1 है ये अपने आसपास
वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐसे चारों तरफ पकड़ के रखेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। वाटर के पास क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को कॉपर प्लस को ट्रांसफर करेगा इस तरीके से। अब असल में इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या फिर शेयर होंगे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। अब असल में और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है माइनस, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? माइनस 580 किलो जूल पर मोल, 580 किलो जूल पर मोल। अब असल में अगर हम टोटल एंथैल्पी चेंज देखें, टोटल एंथैल्पी चेंज कैसे निकालेंगे हम क्या करते हैं, जितना एनर्जी हमको देनी पड़ी और जितना एनर्जी हमको मिली, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के ये घटा देते हैं। ठीक, तो हो जाएगा 339 प्लस 745, इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ी। ठीक है, तो जितना एनर्जी हम दिए और जितना हमको मिली 580, ठीक है, इसको घटाने पे आता है प्लस 504 किलो जूल पर मोल, मतलब टोटल इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ी। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि इतना हमको वापस मिल गई। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोसेस क्या हुआ? ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक ही है। ठीक, ओवरऑल हमको एनर्जी लगी ही। आई बात समझ में? अगर एनर्जी लगती है तो प्रोसेस क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक, अपने आप रिएक्शन होगी नहीं, हमको एनर्जी हर बार देनी पड़ेगी 504 किलो जूल पर मोल, तभी कॉपर सॉलिड से कॉपर प्लस में चेंज होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना? ठीक, इसको ध्यान रखना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कॉपर सॉलिड से कॉपर 2 प्लस में कैसे चेंज होता है। ठीक है, एक चीज यही हम और एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर हम कॉपर सॉलिड से कॉपर प्लस की तरफ जा रहे हैं तो 504 जूल एनर्जी लग रही है, हमको देनी पड़ रही है अपनी तरफ से। लेकिन अगर कहीं इसका रिवर्स हो कि हमको कॉपर प्लस से कॉपर सॉलिड की तरफ जाना पड़े, ठीक है, हमको एनर्जी वापस मिलेगी माइनस 504 किलो जूल एनर्जी, किलो जूल पर मोल एनर्जी वापस मिलेगी। आई बस में कॉपर सॉलिड से कॉपर प्लस की तरफ एनर्जी देनी पड़ेगी और कॉपर प्लस से कॉपर सॉलिड की तरफ एनर्जी हमको मिलेगी वापस। ठीक है, ये स्टेप ध्यान रखना, अभी आगे इसका इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉपर सॉलिड से जब कॉपर 2 प्लस बनता है तब क्या होता है। कॉपर सॉलिड से कॉपर का 2 प्लस एक्वस, ठीक है, फिर से वही सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। मतलब कॉपर सॉलिड से हमको पहले किस में चेंज करना पड़ेगा? हमको चेंज करना पड़ेगा कॉपर के गैस में, क्योंकि हम यहीं से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, सॉलिड से तो निकाल नहीं सकते हैं। आई बात समझ में? तो फिर से क्या होगा, ये होगी सब्लिमेशन एनर्जी। कितनी लगेगी सब्लिमेशन एनर्जी? जितना इसके पहले बताए थे, जो कि था प्लस 339 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतनी एनर्जी लगेगी। अब हमको क्या करना है, कॉपर गैस से हमको किस में चेंज करना है? कॉपर गैस प्लस 1। तो यहाँ पे क्या लगेगी? यहाँ पे देनी पड़ेगी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये क्या है? ये आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम है। आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। डेफिनेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी। कितनी एनर्जी लग रही थी? एनर्जी लग रही थी प्लस 745 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा कॉपर डबल प्लस गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है और ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। अगर हम एक ही एटम की बात कर रहे हैं तो सेकंड वाली हमेशा फर्स्ट से ज्यादा होगी। ये कितनी होगी? इसमें लगेगा प्लस 1958 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतनी एनर्जी लगती है इसमें और ये काफी ज्यादा है, इसके दोगुने से भी ज्यादा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये है D10 कॉन्फ़िगरेशन,
D10 को D9 में चेंज होना है। अगर D10 को D9 में चेंज होना है, ठीक है, तो हम एक स्टेबल सिस्टम से एक अनस्टेबल सिस्टम बना रहे हैं, तो हमको इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद भी ये स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि जब हम कॉपर 2+ को पानी में डालते हैं, इस कॉपर 2+ को पानी में डालते हैं, तब क्या होगा, यहाँ पे हमको एनर्जी मिलती है -2100 किलो जूल पर मोल। आई बात समझ में? इसका मतलब हुआ कि जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे तो हमको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कि वो एनर्जी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से भी ज़्यादा होगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, ये हाइड्रेशन एनर्जी होती है। ये एकदम वैसी है जिसे हमको पढ़ाई में शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमको लगता है हम अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, हमको लगता है गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट होता क्या है, उसका जो रिजल्ट होता है वो इतना ज़्यादा सुकून देने वाला होता है कि जो मेहनत होती है वो हमारी मेहनत भूल जाती है, ठीक है। मतलब वो जो सुकून मिलेगा वो उस मेहनत को कंपनसेट कर देगा, ठीक है। ये एकदम वैसी है। आई बात समझ में? ठीक है। तो टोटल एंथैल्पी का चेंज कितना आया? टोटल एंथैल्पी चेंज होगा, हम इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 339 प्लस 745 प्लस 1958, ठीक। इन सबको जोड़ के हम इसमें से 2100 हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है प्लस 942 किलो जूल पर मोल। आई बात समझ में? ठीक है, ये बात ध्यान रखना थोड़ा। इसीलिए देखो, जब हम कॉपर सॉलिड से कॉपर प्लस एक्वस बना रहे थे, तो हमको जो डेल्टा एच मिला वो था प्लस 504 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर हम जब कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ बना रहे हैं, देखो, तब जो एंथैल्पी का चेंज है वो आ रहा है प्लस 942 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हम कॉपर से कॉपर 1+ बना रहे हैं, उसको पानी में डाल रहे हैं, तो हमको कम एनर्जी लग रही है। लेकिन जब हम कॉपर से कॉपर 2+ बना रहे हैं और उसको पानी में डाल रहे हैं, तो हमको ज़्यादा एनर्जी लग रही है। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद भी ये कॉपर का 2+ स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी 21 किलो जूल पर मोल है। जितना एनर्जी हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दिए, उससे ज़्यादा एनर्जी हमको वापस मिली है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बहुत आसानी से निकलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्मोडायनामिक्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की थर्मोडायनामिक्स मतलब कैसे-कैसे थर्मोडायनामिक्स होती है, कैसे-कैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, ठीक। देखो, हो क्या रहा है कि कॉपर प्लस एक्वस ये चेंज हो रहा है कॉपर 2+ एक्वस और कॉपर सॉलिड में, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि जब कॉपर प्लस से कॉपर सॉलिड बनता है, कॉपर सॉलिड से कॉपर प्लस बनता है, ठीक है, सॉलिड से प्लस बनता है, तब एनर्जी जो लगती है वो होती है 504 किलो जूल पर मोल, जब सॉलिड से ये बनता है। लेकिन अगर कॉपर प्लस से कॉपर सॉलिड बन रहा है, तो जो इस प्रोसेस में एनर्जी लगेगी, इस वाली प्रोसेस में होगी -504 किलो जूल पर मोल। यहाँ से यहाँ तक आने में हमको इतनी एनर्जी मिलेगी। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब कॉपर प्लस से कॉपर 2+ बनेगा, कॉपर प्लस से कॉपर 2+ बनेगा, कॉपर प्लस से कॉपर 2+ बनेगा, इसमें कितनी एनर्जी लगेगी? इसमें लगेगी +438 किलो जूल पर मोल। अगर हम देखें कि ये वैल्यू कहाँ से आई, तो थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि जब कॉपर सॉलिड से कॉपर 1+ एक्वस बनेगा, तब +504 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगेगी, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे कि अगर हमको कॉपर प्लस से कॉपर सॉलिड बनाना हो, तो जितनी एनर्जी लगी है, ठीक है, उतना एनर्जी रिलीज होगी, तो -504 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आई, ठीक है। देखो, वो क्या रहा है, जब हम नेट एनर्जी चेंज देख रहे थे, तो जो कॉपर सॉलिड से कॉपर प्लस एक्वस बन रहा था, तो हमको एनर्जी लगी +540 किलो जूल पर मोल। अगर हम कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ पढ़ रहे थे, तब इसमें नेट एनर्जी चेंज जो लगा वो था +942 किलो जूल पर मोल। हमको क्या करना है, हमको कॉपर प्लस से कॉपर 2+ बनाना है। तब क्या करें, इसका मतलब हुआ कि ये कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट में, और ये कहाँ होना चाहिए, राइट में। तो अगर हम इन दोनों रिएक्शन को घटा दें ऐसे,
यहाँ पे से घटा दें, यहाँ पे से घटा दें, माइनस लग जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये अगर आपस में कैंसिल होंगे, अगर हम इसको ऐसे लिखें, कॉपर सॉलिड माइनस कॉपर सॉलिड, एरो ये हो जाएगा कॉपर प्लस एक्वस माइनस कॉपर 2 प्लस एक्वस, इसको हटाएंगे तो ये आएगा माइनस 438 किलो जूल पर मोल। आएगा समझ में, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस 432 आएगा, ये कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक, ये हो जाएगा जीरो बराबर कॉपर प्लस एक्वस माइनस कॉपर 2 प्लस एक्वस बराबर हो जाएगा माइनस 438। ठीक है, अब इसको उधर लेके जाओ। ठीक है, दिख रहा है, ये हो जाएगा कॉपर प्लस एक्वस गिव्स कॉपर 2 प्लस एक्वस इक्वल टू माइनस 438 किलो जूल पर मोल। आई बस में, इसका मतलब हुआ जब हम कॉपर प्लस से कॉपर सॉलिड बनाएंगे तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी हमको मिलेगी वापस। ठीक है, कॉपर प्लस से कॉपर सॉलिड बनाएंगे तो इतनी एनर्जी हमको मिलेगी, लेकिन अगर हम कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस बनाएंगे तो इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। ठीक है, तब हम देखते हैं इस रिएक्शन में नेट एनर्जी चेंज कितना आया, चेंज। ठीक है, देखो हो जाएगा 438 माइनस 504 माइनस 66 किलो जूल पर मोल। ठीक है, माइनस का मतलब हुआ कि प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। ठीक, माइनस का मतलब हुआ इतनी एनर्जी हमको मिली तो प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस का कॉपर 2 प्लस में चेंज होना ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर हमको एनर्जी वापस मिल रही है, जितनी एनर्जी हम दिए उससे ज्यादा एनर्जी हमको वापस मिल रही है, कितने ज्यादा वापस मिल रही है, माइनस 66 किलो जूल पर मोल वापस मिल रही है। इस वजह से ये जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक, आई होप तुम लोग को समझ में आएगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो रिपीट करना, सारी चीजें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। आई बात समझ में। अब अगर हम एक चीज और देखें, जैसे हम कॉपर +1 का कोई सॉल्ट पानी में डालेंगे तो वो कॉपर का +1 सॉल्ट रहेगा ही नहीं। जैसे मान लो CuCl है, ठीक है, इसको हम पानी में डाल दिए तो जैसे ही पानी में जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये तुरंत चेंज हो जाएगा CuCl2 में। ठीक है, और साथ में हमको क्या मिलेगा, एक कॉपर का सॉलिड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे +1 में है और यहाँ पे +2 में है और यहाँ पे 0 है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है हमारे। अब दिक्कत क्या है कि अगर कॉपर का +1 वाटर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम कॉपर के +1 वाले कंपाउंड्स के बारे में कैसे पढ़ लेते हैं, हम ये CuCl कैसे पढ़ लेते हैं या फिर CuCN कैसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये सब भी तो एग्जिस्ट करते हैं। अगर कॉपर +1 ही एग्जिस्ट नहीं करेगा वाटर में तो हम CuCl कैसे बनाएंगे, फिर CuCN कैसे बनाएंगे। इसका मतलब हुआ कि हमको Cu+ को एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्रोपोर्शनेट होने से रोकना है, कॉपर +1 को इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से रोकना है। अब ये करेंगे कैसे हम, कॉपर +1 इलेक्ट्रॉन रिलीज क्यों कर रहा है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जो मिल रही है इसको यहां से यहां तक जाने में, इलेक्ट्रॉन निकालने में 1958 किलो जूल लग रहा है। ठीक है, इतना एनर्जी लग रही है, लेकिन जो एनर्जी हमको वापस मिल रही है वो है -2100 किलो जूल पर मोल। आई बस में, तो कॉपर का +1 जितना खर्चा कर रहा है उससे ज्यादा उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्यों ना जाए कॉपर 2 प्लस में। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम अगर कॉपर 1 प्लस को कॉपर 2 प्लस में जाने से रोक रहे हैं तो जितना इसका फायदा हो रहा है कहीं पे उसको इस रिएक्शन से ज्यादा फायदा मिले, तभी तो +1 से +2 में जाने से रुकेगा। मतलब हुआ कि अगर -2100 से ज्यादा एनर्जी उसको मिलने लगे किसी और प्रोसेस में या किसी और तरीके से, मतलब कि हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी अगर कॉपर 1 प्लस को मिलने लगे तब वो कॉपर 1 प्लस कॉपर 2 प्लस में चेंज नहीं होगा, वो अपना रास्ता बदल लेगा।
अब ये होगा कैसे? अगर हम यहाँ पे कॉपर 1+ की बात करें, कॉपर 1+ को नॉर्मली न्यूट्रल वाटर में दिखता है कि अगर वो ये बना ले कॉपर 2+, माने कि वो कॉपर H2O को होल 6 2+ बना ले, ठीक है, तो जो हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी वो क्या करेगी, इस कॉपर 2+ को स्टेबल बनाएगी, ठीक है। तो इस वजह से कॉपर जो 1+ है वो हाइड्रेशन एनर्जी वाला रास्ता चुनता है। लेकिन अगर कोई कॉपर 1+ को हाइड्रेशन एनर्जी से भी ज्यादा स्टेबलाइज करे, वो क्या करेगा, वो कॉपर 2+ बनाना बंद कर देगा, तो उस रास्ते पे जाएगा जिससे उसको ज्यादा एनर्जी मिल रही होगी, और वो एनर्जी है लैटिस एनर्जी। मतलब कॉपर 2+ बनना कब बंद करेगा, जब उसको -2100 से ज्यादा एनर्जी लैटिस एनर्जी में मिल रही होगी। क्या करें, समझ में आ रहा है? होता क्या है कि शुरुआत में होता है कॉपर 1+ गैस, इसको हम पानी में डालते हैं तो ये बनता है कॉपर 1+ एक्वस, और जैसे ही ये पानी में डालते हैं हम, ये तुरंत चेंज होता है किसमें, ये हो जाता है कॉपर के 2+ एक्वस में। यहां से यहां तक आने में, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, कॉपर को इलेक्ट्रॉन अपना निकालने में 1958 एनर्जी लगी, ठीक है। लेकिन कॉपर 2+ जैसे ही बना, वो फट से 2100 की एनर्जी रिलीज कर देता है। तो कॉपर 1+ को फायदा कितने मिला, फायदा इसको मिला 142 किलो जूल का फायदा मिला, इतने का प्रॉफिट हुआ इसको, ठीक है। इस वजह से इतने 142 रुपए के चक्कर में तुरंत कॉपर 2+ बन जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं कॉपर 2+ की। यहाँ पे हम बात की कॉपर 1+ की, अब बात करते हैं कॉपर 2+ की। कॉपर 2+ क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर 2+ को स्टेबलाइज कर रही है। अगर इसको हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा स्टेबिलिटी कहीं पे मिलने लगे तो वो क्या करेगा, वो कॉपर 2+ के फॉर्म में ना रह के वो तुरंत किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर 1+ में चेंज हो जाएगा। इसके पहले हम क्या बात की कि कॉपर 1+ को कॉपर के 2+ में चेंज होने से रोकना है। अब हम क्या कर रहे हैं कि कॉपर 2+1 को कॉपर 2+ को कॉपर 1+ में चेंज करना है। अब हम क्या कर रहे हैं कि कॉपर 2+ ये हाइड्रेशन एनर्जी से स्टेबल है, ये जब कॉपर 1+ बने तो जब ये यहां से यहां लौट के आए तो जो इसको स्टेबिलिटी मिले वो हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा हो, तब ये क्या करेगा, ये यहां से यहां लौट के चला आएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसको ध्यान समझना, ठीक। और वो जो यहां से यहां तक की, जब यहां से यहां लौट के आएगा तो जो एनर्जी मिलती है, जो इसको स्टेबलाइज करती है +1 के फॉर्म में, वो होती है लैटिस एनर्जी, ठीक है। बात समझ में आई? तो कॉपर 1+ का कॉपर 2+ में ना जाना कौन रोक रहा है, लैटिस एनर्जी। कॉपर 2+ का कॉपर 1+ में चेंज हो जाना ये कौन पॉसिबल कर रहा है, ये भी पॉसिबल कर रहा है लैटिस एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लैटिस एनर्जी है, ठीक, वो हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, तभी तो ऐसा हो रहा है कि कॉपर 1+ कॉपर 2+ में नहीं जा रहा है, और कॉपर 2+ जो बना भी है वो 1+ में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। मतलब कि लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन से ज्यादा है, इसका मतलब 2100 से ज्यादा है, ठीक है। ठीक यही हो रहा होता है। कैसे होता है अभी बताते हैं इसको। हमको क्या करना है, हमको Cu+ का डिस्प्रोपोर्शनेशन पानी में रोकना है। Cu+ किस में चेंज हो जा रहा था, Cu+ चेंज हो जा रहा था Cu2+ में। क्यों चेंज हो जा रहा था, क्योंकि वो 1958 किलो जूल पर मोल एनर्जी लेके एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर दे रहा था। रिलीज करने के बाद जब उसको पानी में डाल रहे थे, उसको 2100 की एनर्जी मिल रही थी, मतलब इतनी एनर्जी लेके इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा था। टोटल डिफरेंस कितना है, 142 का डिफरेंस है -142 का। जो कॉपर 2+ बना, कॉपर 1+ से कॉपर 2+ बना तो -142 एनर्जी रिलीज हो रही थी, क्योंकि इतना ही एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को कॉपर 1+ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, कॉपर 1+ से कॉपर 2+ बनाने में, ठीक इतना एनर्जी चाहिए 1958 एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। आ रही बात समझ में?
जब हम इसको पानी में डालेंगे तो हमको 21 एनर्जी वापस मिलेगी। ठीक है, टोटल फायदा कितना हुआ? 142 का फायदा हुआ। ठीक है, लेकिन होगा क्या, जब ये Cu2+ में चेंज होगा और एक लैटिस बनाएगा, तो जब वो लैटिस बनेगा तो -996 की एनर्जी रिलीज होगी लैटिस के फॉर्मेशन में, और ये एनर्जी है CuCl की, स्पेशली CuCl की। मतलब जब CuCl बनना है +1 में, तब -996 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है, और इसको हाइड्रेशन एनर्जी मिल रही है खाली 142 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये जो Cu2+ होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? Cu+ में, जब उसको हाइड्रेशन से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी तब। आई बात समझ में? अब ये Cu सॉलिड किस में चेंज हो रहता है? अगर Cu सॉलिड Cu+ में चेंज होता है तो +504 एनर्जी लगती है। ठीक है, अगर तुम लोग Cu+ का फॉर्मेशन का बॉन्ड हार्बर साइकिल देखे होगे तो नेट एंथैल्पी चेंज कितना था? +504 था। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन अगर +504 एनर्जी लग रही है और उसको -996 एनर्जी मिल रही है, ठीक है, तो किस में चेंज होना ज्यादा प्रेफर करेगा? 504 एनर्जी खर्च करके -996 लेना चाहेगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? ये अपने आप समझ नहीं आएगा, ये जब कॉपी कलम लेके बैठोगे, एक एक डिटेल लिखोगे, तब जाके आसानी से समझ में आएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि खाली वीडियो देख लिए और समझ में आ गया, डेटा लिखना पड़ेगा तुम लोग को, कॉपी कलम उठानी पड़ेगी, पेन चलाना पड़ेगा। आई बस में? तो होगा क्या, CuCl बनेगा कैसे? CuCl बनेगा, ये Cu2+ को हम पानी में डाल दिए। ठीक है, इसके साथ क्या लिए हम? कॉपर सॉलिड भी पानी में डाल दिए, मतलब कॉपर 2+ का एक सॉल्ट, या फिर मान लो CuCl2 है, उसको पानी में डाल दिए, और उसके साथ हम कॉपर डाल दिए, साथ में हम क्या लिए? एसिडिक सोल्यूशन। आई बस में? मान लो HCl से आया है, तब ये किस में चेंज होगा? ये चेंज हो जाएगा कॉपर के +1 में। ये किस में चेंज होगा? कॉपर के +1 में चेंज होगा। कॉपर सॉलिड किस में चेंज होगा? कॉपर के +1 में चेंज होगा। ध्यान दो क्या हो रहा है, कॉपर का 2+ कॉपर प्लस में चेंज होगा, और कॉपर का सॉलिड कॉपर +1 में चेंज होगा। Cu2+ जो था वो हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से ज्यादा स्टेबल था, लेकिन अब वो Cu+ में चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसको हाइड्रेशन से ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। कितनी स्टेबिलिटी मिल रही है? -996 ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। पहले कितनी मिल रही थी? -142 की स्टेबिलिटी मिल रही थी। अरे बात समझ में? ठीक है, तो वो क्या करना चाहेगा? वो इस बार हाइड्रेशन एनर्जी का रास्ता ना चुन के वो लैटिस एनर्जी का रास्ता चुनेगा, क्योंकि इस बार उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिली है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा CuCl तो सॉलिड, और ये प्रेसिपिटेट है। ठीक है ना, लैटिस एनर्जी मतलब कोई सॉलिड बन रहा है। ठीक है, और ये जो प्रेसिपिटेट होता है वो व्हाइट कलर का होता है। आई बात समझ में? अगर तुम लोग ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे कॉपर 2+ से कॉपर 1+ में चेंज हो रहा है। ठीक है ना, ये जो +2 था ये चेंज हो रहा है +1 में। ठीक, और यहाँ पे 0 से किस में चेंज हो रहा है? कॉपर के 0 से किस में चेंज हो रहा है? कॉपर के +1 में। ये 0 से चेंज हो रहा है +1 में, कॉपर के +1 में। ठीक, व्हाइट प्रेसिपिटेट हो क्या रहा है? ध्यान से देखो, नॉर्मली क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में? क्या होता है, कॉपर का जो +1 था ये चेंज हो रहा था कॉपर के +2 में, और कॉपर का सॉलिड बना रहा था। ये हो रहा था ना, कॉपर का +1 कॉपर के +2 में चेंज हो रहा था, और कॉपर का सॉलिड बना रहा था। ये रिएक्शन थी डिस्प्रोपोर्शनेशन। इस बार क्या हो रहा है, ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं, Cu2+ और Cu सॉलिड, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? Cu+ बना रहे हैं। इसको तो हम डिस्प्रोपोर्शनेशन कह दिए, क्योंकि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये Cu2+ रिड्यूस होके Cu+ बना रहा है, और कॉपर का सॉलिड ऑक्सीडाइज होके कॉपर का +1 बना रहा है। ये रिडक्शन का जस्ट उल्टा है, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का जस्ट उल्टा है। ठीक, और जो डिस्प्रोपोर्शनेशन का जस्ट रिवर्स रिएक्शन होती है उसको कहा जाता है कॉम्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, तो ये कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो जो CuCl है उसको हम बनाते हैं कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से।
ठीक, तो सबसे पहला तरीका क्या हुआ, कॉपर 2+ को, कॉपर 1+ को स्टेबल करने का सबसे पहला तरीका क्या हुआ कि हम क्या करें, एक इंसॉल्युबल सॉल्ट बना दें। ठीक है, अगर हम इंसॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे तो इससे क्या फायदा होगा, लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो ये जो लैटिस एनर्जी है वो हाइड्रेशन एनर्जी पे डोमिनेट करेगी। हाइड्रेशन एनर्जी पे डोमिनेट करेगी। ठीक है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी से कहीं ज्यादा होगी। अगर ये ज्यादा होगी तो जो Cu2+ है वो Cu+1 के फॉर्म में ज्यादा रहना चाहेगा, और जो कॉपर का सॉलिड है वो भी कॉपर के 1+ के फॉर्म में ज्यादा रहना चाहेगा। ठीक है, इस वजह से कॉपर का 1+ एक्व सोल्यूशन में भी एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, पहला तरीका है इंसॉल्युबल सॉल्ट बना के। इतनी बात समझ में आई। इसी रिएक्शन में अगर हम एक चीज और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो साफ साफ दिख रहा है कि CuCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है। अगर CuCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है इसका मतलब हुआ कि वो रिएक्शन से लगातार बाहर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन लगातार घट रही है। सॉल्यूशन में CuCl की कंसंट्रेशन लगातार घट रही है। तो जितना ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन घटेगी सॉल्यूशन के अंदर, ये नीचे जाके बैठ जा रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन से कम हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन हमेशा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ध्यान दो, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो Cl- है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ये लगातार कंज्यूम होता जाएगा, ये भी लगातार कंज्यूम होता जाएगा। इसका मतलब हमको ये सॉल्ट, ये कॉपर सॉलिड और ये Cl- ज्यादा लेना पड़ेगा। और ये Cl- कहाँ से आया है, ये HCl से आया है। इसका मतलब हमको इसमें कंसंट्रेटेड HCl लेना पड़ेगा, और ये इसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा लेनी पड़ेगी। हम रिएक्टेंट साइड अगर कंसंट्रेशन ज्यादा लेंगे तो उतना ही ज्यादा हमको CuCl वापस मिलेगा रिएक्शन में। आई बस समझ में। इसी तरीके से हम CuBr बना सकते हैं, इसी तरीके से हम CuI बना सकते हैं। CuCN भी ऐसे ही बनता है। ठीक है, और CuSCN भी ऐसे ही बनता है। इतनी बात समझ में ना। ठीक है, अगर तुम लोग ध्यान दे रहे होगे तो हम इस रिएक्शन में CuF नहीं लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि CuF ऐसे बनता ही नहीं है। ठीक, तो अब चलो बात करते हैं CuS के बारे में। Q+ फ्लोराइड ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फ्लोराइड ठीक, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट कौन करता है, एग्जिस्ट करता है CuF2। ठीक है, ये बढ़िया सवाल है। आई बात समझ में। क्यों, क्योंकि जैसे ही CuF बनेगा, ठीक, ये CuF जैसे ही बनेगा वो तुरंत डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा और बनाएगा CuF2 प्लस Cu। ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डिस्प्रोपोर्शनेट क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि डिस्प्रोपोर्शनेशन तब होगा जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी और लैटिस एनर्जी कम होगी। ठीक है, और अगर लैटिस एनर्जी डोमिनेट कर जाएगी हाइड्रेशन एनर्जी पे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होना बंद हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेटिंग है। CuF के केस में हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेटिंग फैक्टर है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में कॉपर फ्लोराइड केस में जो लैटिस एनर्जी होगी वो हाइड्रेशन से कम होगी। ठीक, अब हमको ये समझना है कि इस केस में लैटिस एनर्जी कम क्यों हो जा रही है, ये जो बन रहा है ये जो है इसकी लैटिस एनर्जी कम क्यों है। ठीक, अब लैटिस एनर्जी कम क्यों है इसके लिए हमको देखना पड़ेगा फ्लोराइड के बारे में। ये पहली बात तो ये एक्सट्रीमली स्मॉल साइज का होता है। ठीक ना, पहला रीजन ये है कि स्मॉल साइज का होता है। ठीक, और ये जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो स्मॉल साइज का होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
काफी ज्यादा होगी। अगर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और स्मॉल साइज का है, इसका मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा है, ठीक है ना। मतलब जो न्यूक्लियस का चार्ज डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है, इसका न्यूक्लियस काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर इसका न्यूक्लियस पावरफुल है, वो कॉपर के +1 से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। कॉपर के +1 से फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। आई बात समझ में। अगर कॉपर के +1 से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये कॉपर का +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये F- में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब F- में कन्वर्ट होगा तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर बनाते हैं CuF2, ठीक। आई बात समझ में। तो यहाँ पे लेटिस एनर्जी के कम होने का रीजन क्या हुआ, कम होने का रीजन ये है कि ये फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से कॉपर के +1 को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना। अगर कॉपर का +1 ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो सीधे सीधे क्या बनाएगा, CuF2 बनाएगा, और क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। आई बात समझ में। अगर हम इसको एक डेटा से एक्सप्लेन करें तब तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। तो जो CuF2 होती है, मतलब क्यूप्रिक फ्लोराइड होता है, CuF और CF2, ये है क्यूप्रस फ्लोराइड और ये है क्यूप्रिक फ्लोराइड। जो क्यूप्रस फ्लोराइड है उसकी जो लेटिस एनर्जी होती है वो होती है -1055.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और जो क्यूप्रिक फ्लोराइड होता है उसकी लेटिस एनर्जी जो होती है वो होती है -3082 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर इन दोनों में इसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्शन यहाँ ना रुके, यहाँ पे सीधा सीधा रुकेगी, क्योंकि लेटिस एनर्जी का जो डिफरेंस दिख रहा है ना, ये बहुत हाई डिफरेंस है, वेरी हाई डिफरेंस। और हर व्यक्ति स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। कॉपर भी अपना स्टेबल लेटिस बनाना चाह रहा है, ठीक है। इस वजह से रिएक्शन CuF में ना रुक के CuF2 पे सीधा रुकती है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं CuI के बारे में, ठीक। CuI एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो CuI2 है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान दो। ऐसा क्यों होता है, अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो क्यूप्रस आयोडाइड है इसकी लेटिस एनर्जी होती है -666 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसकी लेटिस एनर्जी हाई होती है, लेकिन क्यूप्रिक आयोडाइड की लेटिस एनर्जी बहुत कम होती है। क्यों ऐसा होता है, ध्यान से देखो। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ठीक, कहे थे, इसको याद रखना। इसका जो आयनिक रेडियस है वो काफी कम होता है, और आयोडीन जो है I- ये काफी बड़ा होता है। इसका मतलब अगर हम बात करें, ये होगा कुछ इस तरीके से और ये होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें तो ये काफी छोटा होगा इस तरीके से, और ये काफी बड़ा होगा। तो इन दोनों की कंपेटिबिलिटी उतना स्ट्रांग नहीं होती है, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये छोटा सा है और ये इतना बड़ा सा है, ठीक ना। ये एकदम बौना सा है और ये थोड़ा लंबा सा है, ठीक। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उतना अच्छा नहीं होगा, इन दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, ऐसे समझ सकते हो। आई बात समझ में। इस वजह से इसकी लेटिस एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। इस केस में जो लेटिस एनर्जी होगी वो हाइड्रेशन एनर्जी से भी कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि कंपेटिबिलिटी नहीं है, ठीक है। एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो जो CuI2 होता है वो आसानी से डिकम्पोज होके बनाएगा CuI और I2, ठीक है, इस तरीके से। तो हम बात कर रहे थे कि हम कॉपर के +1 को डिस्प्रोपोर्शनेट होने से कैसे रोकें, कॉपर के +1 का डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे रोकें। पहला हम मेथड पढ़े कि हम उसका अगर इंसॉल्युबल सॉल्ट बना दें। इंसॉल्युबल सॉल्ट में हम किसके किसके बारे में पढ़े, हम पढ़े CuCl के बारे में, हम पढ़े CuF के बारे में, और हम पढ़े CuI के बारे में। ये CuF2 होता है और ये CuI होता है, ठीक है ना। तीनों के बारे में पढ़ चुके। दूसरा, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो रिएक्शन है हम एक्वस सॉल्यूशन में करवा रहे हैं। अगर हम सॉल्यूशन या सॉल्वेंट ही चेंज कर दें, मतलब पानी में रिएक्शन ना करवा के हम किसी नॉन एक्वस सॉल्वेंट में रिएक्शन कर रहे हैं,
तो डिस्प्रोपोर्शनेशन अपने आप ही नहीं होगी, तो पानी नहीं होगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कहाँ से होगा, ठीक है। तो जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है उसमें हम ले सकते हैं ये CH3CN, इसको कहा जाता है एसीटोनाइट्राइल, इसी को मेथाइल साइनाइड भी कहा जाता है, मेथाइल साइनाइड। अगर हम इसमें रिएक्शन करवाते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा ही नहीं, या फिर हम इसमें पिरिडीन भी ले सकते हैं, पिरिडीन में रिएक्शन करवाएंगे पिरिडीन सॉल्वेंट में, तब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। हम PMe3 भी ले सकते हैं, इसमें भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता है। अब देखते हैं कि कॉपर के +1 में और साइनाइड में रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम कॉपर के +1 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें Cu+, ये हो जाएगा आर्गन 4s0 3d10, अगर 4s है तो 4p भी होगा, ठीक। ये रहा s ऑर्बिटल और ये रहा p ऑर्बिटल, ठीक। पहले क्या होता है, पहले कॉपर प्लस और 2 Cn- लिगेंड्स आते हैं, CH3CN से 2 Cn- लिगेंड आएंगे, ठीक है। होगा क्या, ये कॉपर का जो प्लस है इसका एक 4s ऑर्बिटल और p का एक ऑर्बिटल, ठीक है, एक s का और एक p का, ये दोनों sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक, कॉपर का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे Cu Cn का होल ट्वाइस हाइब्रिडेशन में, और यहाँ पे -1, ठीक है। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है इस कॉम्प्लेक्स का, ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब हम Cn- एक्सेस में ले लेते हैं, ठीक है, मतलब CH3CN एक्सेस में ले लेते हैं, अब क्या होगा, ये होगा CuCN का होल 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3-, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं K3CuCN का होल 4, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। होगा क्या, यहां से ये स्ट्रक्चर लीनियर से चेंज हो जाएगा टेट्राहेड्रल में, ठीक है। लीनियर से किस में चेंज होगा, टेट्राहेड्रल में, ठीक। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं हुआ, स्क्वायर प्लेनर का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है DsP2 या फिर sp2d होता है, और तो उसमें d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व करते हैं, और d ऑर्बिटल कौन से इन्वॉल्व करते हैं, खाली d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या d ऑर्बिटल खाली है, नहीं खाली है, अगर d ऑर्बिटल ही नहीं खाली है तो टेट्राहेड्रल के अलावा स्क्वायर प्लेनर बनेगा ही नहीं। इतनी बात समझ आई ना, ध्यान रखना। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, लीनियर के केस में बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, ठीक। टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक। यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पे क्या होगा, टेट्राहेड्रल केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इतनी बात समझ में आई ना। ये रहा दूसरा तरीका कि कॉपर +1 के हम डिस्प्रपोर्शनेशन को कैसे स्टॉप करें, कैसे रोकें। पहला क्या था, इनसॉल्युबल सॉल्ट बना के, दूसरा नॉन एक्वस सॉल्वेंट इस्तेमाल करके, ठीक। एक तीसरा तरीका है, हम कॉपर +1 के डिस्प्रपोर्शनेशन को आसानी से रोक सकते हैं, और वो है कॉम्प्लेक्सेशन से। तो होगा क्या, कॉपर का जो 2+ पानी में जाएगा ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कॉपर H2 होल 6 2+ बनाएगा, ये भी एक तरीके का कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर लिगेंड वाटर से ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन अगर वाटर से ज्यादा स्ट्रांग हो तो हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी जब स्ट्रांग लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, जैसे कि Cn- क्या कैसा लिगेंड है, ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। पाई एक्सेप्टर का मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, सिग्मा से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और अपने पाई से इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। कैसे करता है अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि जाके तुरंत Cu+ से चिपक जाएगा, ठीक।
अगर तुरंत Cu+ से जाके चिपक जाएगा और ढेर सारी एनर्जी रिलीज करेगा तो Cu+ हाइड्रेशन को छोड़ के हाइड्रेशन को भूल ही जाएगा, कॉम्प्लेक्सेशन करेगा सीधे सीधे। ठीक है, होता क्या है देखो, नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम कॉपर सल्फेट कोई सोल्यूशन मान लो, ये रहा हमारा कॉपर सल्फेट। ठीक है, हम क्या किए, हम इसमें डाल दिए KCN या फिर NaCN। ठीक है, अब सल्फेट के कंपेरिजन में ये सल्फेट तो पहली बात हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, कुछ इस तरीके से रहता है, CuH2O को होल 5 SO4, यहाँ पे 1+, आई समझ में। या फिर हम ये कह सकते हैं, ये रहता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के फॉर्म में CSO4.5H2O। ठीक है, और ये ब्लू कलर का होता है। ठीक, तो जैसे ही हम इसके सॉल्यूशन में KCN डालेंगे या फिर NaCN डालेंगे तो ये सल्फेट की कंपैरिजन में ये CN जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो क्या बनाएगा, सबसे पहले ये बनाएगा CuCN का होल ट्वाइस, ये टाइप समझ में। ये पहले क्यों बनाएगा, ये पहले इसलिए बनेगा क्योंकि कॉपर पे 2+ है और CN पे क्या है, 1- है, 2+ को 2- बैलेंस कर देंगे। ठीक है, और क्या बनेगा, कुछ बनेगा है ये 2CuCN को होल ट्वाइस बनेगा। और ये क्या होता है, ये हाईली अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में तो है नहीं, हाईली अनस्टेबल होगा। और अगर हम इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें, इसका जो EAN होगा, कॉपर का कितना होता है, 29 होता है, और एक साइनाइड कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 साइनाइड कितना रिलीज करेगा, 4, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा 33। ठीक है ना, ये हाईली अनस्टेबल है, 36 होता तो काफी ज्यादा स्टेबल होता। तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा तुरंत CuCN का होल ट्वाइस माइनस में, CuCN का होल ट्वाइस माइनस में। ठीक है, इस बार इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 32, यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा 32। ठीक है, आई बात समझ में। अगर हम क्या करें, यहाँ पे हम एक्सेस CN- ले लें, मतलब NaCN या फिर KCN और ज्यादा डाल दें, ये चेंज हो जाता है CuCN का होल 4 3- में। यहाँ पे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा, इस 3- को अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये लिख सकते हैं हम K3CuCN का होल 4, ये आई बात समझ में। इसका जो EN होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो होता है 36। कैसे 36, कॉपर का कितना होगा 29, कॉपर पे 1+ है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होगा +1। ठीक ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अभी साइनाइड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 4 साइनाइड 8 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये हो जाएगा 28 + 8, ये हो जाएगा 36। आई बात समझ में। तो ऑल ओवर ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो गया, आई बात समझ में। इस तरीके से कॉम्प्लेक्सेशन होता है। ठीक, और जब भी कॉम्प्लेक्सेशन होगा तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, अगर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है इसका मतलब कॉपर का 2+ स्टेबल ना होके कॉपर का 1+ ज्यादा स्टेबल होगा। ये जो सल्फेट लिगेंड था वो डिस्प्लेस हुआ है साइनाइड से, क्योंकि साइनाइड क्या करता है, स्टेबल बॉन्ड बनाता है। अब साइनाइड स्टेबल बॉन्ड कैसे बनाता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, साइनाइड में कार्बन के ऊपर एक माइनस चार्ज होगा, एक माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से बना होगा ये, इसे माइनस चार्ज होगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या करेगा, कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे कॉपर का जो d ऑर्बिटल है वो पूरा पूरा भरा हुआ है, तो ये तो क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड से डोनेट करेगा पहले, मतलब सिग्मा डोनर के जैसे बिहेव करेगा। लेकिन ये डी ऑर्बिटल, कॉपर के डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अपने पाई स्टार ABMO में एक्सेप्ट भी करता है। ठीक है ना, अब ये पाई स्टार ABMO कौन सा है, कार्बन नाइट्रोजन का जो पाई बॉन्ड है, ये 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है ना। ठीक, इसका एंटी बॉन्डिंग में होगा, अपने एंटी बॉन्डिंग में ये कॉपर के 10 इलेक्ट्रॉन्स को, डी के 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पाई स्टार ABMO में एक्सेप्ट भी करता है। इसका मतलब डोनेट भी करेगा और एक्सेप्ट भी करेगा। कहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, अपने पाई ऑर्बिटल में, इसीलिए इसको कहा जाता है ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं।
जितने भी लिगेंड हैं उनमें अगर पाई बॉन्ड पाया जा रहा है वो सब के सब क्या होंगे, पाई एक्सेप्टर होंगे। या फिर अगर उसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल भी है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो वो भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं हाइब्रिड में। और जितने भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो क्या करेंगे, उनका डी ऑर्बिटल ज्यादा स्प्लिट होगा, उनका डेल्टा वो क्या होगा, ये भी काफी ज्यादा होगा। एक चीज थोड़ा सा मिस हो गई, जब हम CuSO4 से केसीएन का रिएक्शन करवा के, CuSO4 का केसीएन से रिएक्शन करवा के हम पहले क्या बनाए थे, हम बनाए थे CuCN का होल ट्वाइस, इसका 2 मोल। ठीक है, तब CuCN का होल ट्वाइस से क्या बन रहा था, ये बन रहा था CuCN, मतलब कि +2 से किस में चेंज हो रहा है, +1 में, और कॉम्प्लेक्सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, देखो यहाँ पे 4 CN है और यहाँ पे कितना है, मतलब 2 CN यहाँ पे रहा और 2 CN यहाँ पे रहा, तो 4 CN यहाँ पे हो गए। ये जो गैस रिलीज होती है CN का होल ट्वाइस, इसके बारे में थोड़ा सा बताना था। इसको कहा जाता है साइनोजन, साइनोजन गैस। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, इसको स्यूडो हेलोजन गैस भी कहा जाता है, स्यूडो हेलोजन गैस। क्यों, क्योंकि ये कुछ कुछ Cl2 जैसा दिख रहा है या Br2 जैसा दिख रहा है या I2 जैसा दिख रहा है ना, ये Cl2 जैसा दिख रहा है, इसलिए स्यूडो हेलोजन गैस कहा जाता है। ठीक है, और ये हाईली टॉक्सिक गैस है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैस है। ठीक, ठीक है, और ये कलरलेस होती है और इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर आलमंड जैसा होता है, बिटर आलमंड। ठीक, बादाम अगर कड़वा लगे, जो टेस्ट आता है कुछ कुछ वैसा ही होता है। आई समझ में। अगर हम इस गैस को इनहेल कर लेते हैं, इनहेलेशन मतलब सांस के थ्रू अगर ये गैस बॉडी में चली जाती है तो इससे क्या होगा, ये सेलुलर रेस्पिरेशन को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, थोड़ा सा एकदम बेसिक बेसिक सेलुलर रेस्पिरेशन एक्सप्लेन कर देते हैं। कॉपर जो होता है वो हमको सांस लेने में भी हेल्प करता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे सेल्स में कॉपर होता है, कॉपर 1+ किस में चेंज होता है, कॉपर के 2+ में, और ये फिर से किस में चेंज होगा, ये कॉपर के 1+ में चेंज होगा, ये लगातार चलता रहता है। तो जब कॉपर का 1+ कॉपर के 2+ में चेंज होगा, ठीक, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अगर 2 कॉपर होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। आई बात समझ में। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, इसका खुद का रिडक्शन होता है। तो ये किस में चेंज होगा, ये 2- में चेंज होगा, 2 ऑक्सीजन है तो 2- में चेंज होगा, और ये 2H+ एक्सेप्ट करके ये दोनों ऑक्सीजन कहाँ पे चेंज हो जाती हैं, ये दोनों ऑक्सीजन वाटर बनाती हैं। आई बस समझ ना, मतलब क्या हुआ इसका। तुम लोगों को अगर मेरा पिछला लेक्चर याद हो मैग्नीज वाला, तो मैग्नीज क्या करता था, मैग्नीज का 4+ वो पानी को तोड़ के ऑक्सीजन बना रहा था फोटोसिंथेसिस में, पिछले लेक्चर देख लेना तुम लोग, पानी को तोड़ के ऑक्सीजन बना रहा था। वो ऑक्सीजन क्या किए, हम वो ऑक्सीजन को सांस लिए और वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर गई। अब इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन फिर से किस में टूट के, ये ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके पानी में ही कन्वर्ट हो जाती है। मतलब हुआ कि पौधे पानी को तोड़ के ऑक्सीजन बनाते हैं और शरीर क्या करता है, शरीर फिर से उस ऑक्सीजन को तोड़ के पानी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नॉर्मली गांवों में कहा जाता है कि इंसान का शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी से ही ऑक्सीजन निकली और फिर से पानी में ही मिल गई। एकदम कुछ कुछ वैसा सिमिलर लग रहा है कि इंसानी शरीर मिट्टी से जन्मा होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है, ऐसे ही ऑक्सीजन पानी से ही जन्म लेती है और पानी में ही मिल जाती है। आई समझ में। तो हम क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सेलुलर रेस्पिरेशन का, यही होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में।
ऑक्सीजन क्या करता है, कॉपर का जो रिलीज इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। Cn- अगर बॉडी में जाएगा तो ये Cn- क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है। तो ये जो साइनाइड है, Cn- कह रहे हैं बार बार, साइनोजन गैस है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसको CO2 में कन्वर्ट कर देती है और N2 में कन्वर्ट कर देती है। आई बात समझ में? ठीक है, इससे क्या होगा, सारी सारी ऑक्सीजन कहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, CO2 में कन्वर्ट हो रही है, और इसको कन्वर्ट होना था किसमें, पानी में कन्वर्ट होना था। इस वजह से क्या होता है, हमारे शरीर की जो सारी सारी ऑक्सीजन वो खत्म हो जाती है, ठीक है, और CO2 में बन जाएगा। इससे क्या होगा, इंसान की डेथ हो जाएगी। आई बात समझ में? ये जब रिएक्शन होती है ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, इस रिएक्शन में इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि ये जो साइनोजन गैस है इसको रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह। है बस समझ में? ठीक है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जब ये साइनोजन गैस Cn2 को, Cn के होल ट्वाइस को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, ठीक है, तो जो फ्लेम निकलती है उस फ्लेम का टेम्परेचर होता है 4500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और ये जो है वो ये सेकंड हॉटेस्ट फ्लेम है, सेकंड हॉटेस्ट फ्लेम है, ठीक है। इतना हाई टेम्परेचर रिलीज होता है जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं। फर्स्ट हॉटेस्ट फ्लेम होती है जब हम C4N2 को ऑक्सीजन या फिर O3 के साथ जलाते हैं, ठीक है ना। इस केस में क्या होता है, इस केस में लगभग 4990 के आसपास टेम्परेचर जनरेट होता है, 4990 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर जनरेट होता है, इसलिए इसको फर्स्ट हॉटेस्ट फ्लेम कहते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा टेम्परेचर आज तक देखा नहीं गया है। आई बस समझ में? ठीक है, होता कैसे है देखो, अब एनर्जी रिलीज कैसे होती है, एनर्जी रिलीज तब होगी, हमेशा से जानते हो तुम लोग, जब बहुत स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ध्यान दो, ये जो C4N2 होता है ये होता कुछ इस तरीके से, N ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N। जब इसको जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ या फिर O3 के साथ, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। मान लो हम O2 के साथ जलाए, 2O2 के साथ जलाए, तुमको मिलेगा यहाँ पे 4CO मिलेगा प्लस N2 मिलेगा। अब ध्यान दो, कार्बन ऑक्सीजन में भी 3 बॉन्ड पाया जाता है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में भी 3 बॉन्ड पाया जाता है, और ये दोनों के दोनों बॉन्ड हाईली स्टेबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये उतना स्टेबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड अपने आप में क्या होगा, टूटना चाहेगा। जैसे ही हम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और जैसे ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, कि वो बन जाती है फर्स्ट हॉटेस्ट फ्लेम। आई बात समझ में? ठीक है, इस तरीके है पूरा साइनोजन गैस का कहानी। इसको आज तक किसी भी केमिकल वेपन में इस्तेमाल नहीं किया गया है, तुम लोग चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, करना मत, ठीक है, बस ये तुम लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं कि कॉपर का 1+ न्यूट्रल वाटर में या फिर एसिडिक सॉल्यूशन में कैसे बिहेव करता है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ कॉपर 1+ इन न्यूट्रल वाटर और एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, जो अभी तक पढ़ा चुके सेम वही रिएक्शन होगी। ठीक है, मतलब कॉपर का 1+ जो होगा वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही कॉपर का 1+ न्यूट्रल वाटर में जाएगा तुरंत डिस्प्रोपोर्शनेशन करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गई, किसमें चेंज होगा, Cu2+ में। तो इसकी सारी कहानी हम लोग जान चुके हैं। हम लोग को पढ़ना है कि जब कॉपर 1+ बेसिक सॉल्यूशन में जाता है तब कैसे रिएक्शन शो करता है इन बेसिक सॉल्यूशन। है समझ में? तो होगा क्या, ध्यान से देखो,
जैसे ही कॉपर को 1 प्लस बेस में डालेंगे तो तुरंत किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा CuOH में। आई बात समझ में? ठीक है, प्लस माइनस बैलेंस हो जाएगा। और ये जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है ना? आई बात समझ में? ये हाईली अनस्टेबल क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही ये बनेगा CuOH बना, ऐसे ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो CuOH बनाएगा, तो ये जो OH होता है ये दूसरे वाले कॉपर पे अटैक कर देता है और यहाँ से OH बाहर निकलता है। तो होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे H और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो ये जो OH माइनस निकला ये यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेगा इस तरीके से, ठीक है। ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा CuO में। मतलब क्या बना है, ये बना है Cu2O में। आई बात समझ में? तो Cu प्लस को अगर हम पानी में डालते हैं, मतलब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। अगर तुम लोग को याद हो तो ये होता है ब्रिक रेड कलर का, ठीक। फेलिंग सॉल्यूशन में या फिर टॉलेंट टेस्ट में नहीं, फेलिंग सॉल्यूशन में या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में सेम ही रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। उसमें भी क्या बना था, Cu2O बनना था जो कि ब्रिक रेड कलर का था। वो पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +1 में था, ठीक। याद आ रहा है कुछ? इसका Cu2O का एक लेटिस बनता है, ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट कैसे बनेगा, इसमें जो कॉपर ऑक्सीजन कॉपर बॉन्ड होता है वो एकदम लीनियर होता है, मतलब CuO ये जो होता है लीनियर होता है। वहां पे एक डायग्राम लगा देंगे और इसके केस में क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में टेट्राहेड्रल, और CuO क्या होता है, लीनियर होता है। इस तरीके से इसका लेटिस बनता है। आगे बात समझ में? ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो कि है Cu2+। इसमें बताने को ज्यादा कुछ बचा नहीं है क्योंकि हम Cu+1 पढ़ाते पढ़ाते हम सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्यूप्रिक आयन, ठीक है। और ये जो होता है ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्व सॉल्यूशन में। ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, आई बात समझ में? ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो होगा आर्गन 4s0 3d9। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काफी अनस्टेबल दिख रहा है, ठीक है। अगर हम ये पे लिख दें, इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है +745 किलो जूल पर मोल, और जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है +1958 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आई बात समझ में? अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो वैल्यू निकल के आती है 2703 किलो जूल पर मोल, ठीक। इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू या फिर ग्रीन कलर का, डिपेंड्स ऑन लिगेंड, लिगेंड कैसा लगा है, ठीक है। और इसका जो कलर अराइज होता है वो डी ट्रांजिशन की वजह से अराइज होता है। कॉपर 1+ कलर होता है, कलरलेस होता है, ठीक। यहाँ पे जो कलर अराइज होगा वो डी ट्रांजिशन की वजह से अराइज होगा। ध्यान दो इधर, ये रहा Eg और ये रहा T2G। अगर 9 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे जाएगा, ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन उठा यहाँ से वो इसी स्पिन में यहाँ पे जाके से बैठ जाएगा, मतलब स्पिन में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है। अगर स्पिन चेंज हो जाती तो स्पिन फॉरबिडन हो जाता। बात समझ में आई ना? मतलब डेल्टा एस क्या होगा, इसका 0 होगा, ठीक है। तो स्पिन अलाउड डी ट्रांजिशन है, इसलिए ब्लू या फिर ग्रीन कलर शो करेगा, ठीक है। इसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? इसका नेचर होगा मैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब पैरामैग्नेटिक होगा। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं कि जो कॉपर 2+ होता है इसका न्यूट्रल वाटर में बिहेवियर कैसा होता है।
न्यूट्रल वाटर में किस तरीके की रिएक्शन शो करेगा। आई बात समझ में। देखो, इन न्यूट्रल वाटर, ठीक है, देखो होगा क्या, कॉपर का 2+ है, अगर हम इसको पानी में डाल देते हैं या फिर कॉपर सल्फेट को पानी में डाल देते हैं, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सबसे पहले CuH2O का होल 6 2+। बट पहले बता चुके हैं कि इसका आयनिक रेडियस जो होता है वो बहुत कम होता है, कॉपर के 1+ के कंपेरिजन में इसका आयनिक रेडियस बहुत कम होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, वाटर से एक प्रोटॉन को बाहर निकालता है, कॉपर यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, ये हो जाएगा H2O का होल 5 OH, और यहाँ पे 1+, आई बात समझ में, और यहाँ पे 1+ बनेगा। इसका मतलब कॉपर के 2+ का जो न्यूट्रल वाटर में सोल्यूशन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अभी इसका फिर से इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक प्रॉपर रिएक्शन लिखें इस तरीके से कि CuH2 होल 6 2+ हो जाएगा CuH2 होल 5 OH, एक सिंगल यहाँ पे प्लस रहेगा, ऊपर ज्यादा चला गया है ये, CuH2 होल 5 OH, और यहाँ पे एक सिंगल प्लस और एक H+ बनेगा। इतनी बात समझ में आई ना, ठीक, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल वाटर के साथ इसका बिहेवियर खत्म होता है। अब यहीं पे आता है एसिडिक सॉल्यूशन में, Cu2+ इन एसिडिक सॉल्यूशन, इस रिएक्शन का काम है इसलिए इसको हम यहाँ पे छोड़ नहीं रहे, ठीक है। देखो होगा क्या, अगर हम H2SO4 ले लेते हैं, आई बात समझ में, तो H2SO4 क्या होगा, H+ बनाएगा और SO4 2- बनाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, जब CuH2O का होल 6 2+, इसको हम पानी में डालेंगे और इसका H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे, मतलब इस सॉल्यूशन में हम H2SO4 डाल दिए तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है, रिएक्शन में H+ की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे रहा है, और सॉल्यूशन हमारा पहले से एसिडिक है, CuH2 होल 6 को पानी में डाले थे तो सॉल्यूशन ऑलरेडी एसिडिक हो जा रहा था, तो ये प्रोडक्ट साइड क्या करेगा, H+ की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, कौन, H2SO4। अगर प्रोडक्ट साइड H2SO4 की मतलब H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन किधर को जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। आई बात समझ में, ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और क्या बनेगा, CuH2 होल 6 +2 बनना शुरू होगा, इतनी बात समझ में आई ना, ठीक है। बट ये हो रहा है H2SO4 के केस में, HCl के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर हम HCl डाल देते हैं सोल्यूशन में, ठीक है, माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ध्यान दो, ये जो Cl- लिगेंड होता है वो वाटर से बेटर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, बेटर बॉन्ड फॉर्मेशन, ध्यान रखना, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर आगे आता है, Cl- पीछे आता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बेस पे बनाया गया है, ये हमेशा बढ़िया बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। आ रही बात समझ में, तो होगा क्या, ये जो CuH2 होल 6 है 2+ है, जैसे हम उसमें 2 Cl- डालेंगे, ठीक है, या फिर मान लो कंसंट्रेटेड HCl ले लिए, यहाँ पे 4 Cl- हो गया, बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा Cl का होल 4, Cl का होल 4, और यहाँ पे 2- और यहाँ पे क्या बनेगा 6H2O। आई बात समझ में, मतलब ये किस में चेंज होगा, ये ऑक्टाहेड्रल से ये टेट्राहेड्रल में चेंज हो गया, ठीक ना, क्यों, क्योंकि बढ़िया लिगेंड है, ठीक। Cl- कैसा लिगेंड है, पाई डोनर है,
अगर पाई डोनर है तो कॉपर पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, क्योंकि सिग्मा भी बनाएगा और पाई भी बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा। H2 खाली सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगर ये दो बॉन्ड बनाएगा तो कॉपर पे पाई डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो ये जो कॉपर है वो 6 क्लोरीन को अपने साथ अपने आसपास एडजस्ट नहीं कर सकता। आई बात समझ में, क्योंकि एक क्लोरीन दो टाइप का बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे छह वाटर के मॉलिक्यूल एक ही टाइप का बॉन्ड बना रहे थे, 6 के 6। यहाँ पे एक क्लोरीन दो टाइप का बॉन्ड बना रहे थे, 4 क्लोरीन 8 टाइप का बॉन्ड बनाएंगे। मतलब टोटल कॉपर के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो अगर हम 6 क्लोरीन ले लेंगे तो कॉपर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, आई बात समझ में, इसलिए 4 ही क्लोरीन कॉपर अपने आसपास जोड़ पाता है। ठीक है, और कलर किस में हो जाएगा, हो जाएगा ग्रीन कलर में। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है ना। ठीक, H2SO4 के साथ और HNO3 के साथ सेम टाइप से रिएक्शन होती है, बट HCl के साथ रिएक्शन बदल जाती है। ठीक है, यहाँ पे एसिडिक नेचर इसका खत्म होता है। अब हम देखते हैं कि Cu2+ बेसिक मीडियम में कैसे बिहेवियर शो करेगा। देखो, Cu2+ है एक को सोल्यूशन में, अगर उसमें हम बेस मिलाना शुरू कर दें, मतलब यहाँ पे हम क्या फिल किए हैं, कॉपर सल्फेट फिल किए हैं। ठीक है, हम बाहर से क्या मिलाना शुरू कर दें, OH- मिलाना शुरू कर दें, तो होगा क्या, ये जो copper 2+ होगा, ये कॉपर सल्फेट होगा, पहले SO4 को वाटर के मॉलिक्यूल रिप्लेस करेंगे और क्या बनाएंगे, CH2 2+ बनाएंगे। हम बाहर से बेस मिलाना ऐड करेंगे तो अब इस वाटर को कौन रिप्लेस करना शुरू करेगा, OH- रिप्लेस करना शुरू करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक, तो बनेगा क्या, कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनेगा और वो प्रेसिपिटेट बनाता है। बहुत पहले से रिएक्शन पढ़ाते हुए आ रहे हैं, मतलब जब भी OH- जाके किसी मेटल के साथ जोड़ता है तो लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट ही बनाता है। आई बात समझ में। देखो रिएक्शन होती कैसे है, CuH2O6 2+ होगा। ठीक है, जैसे ही OH- आएगा, OH- क्या करेगा, जैसे ये देखो कॉपर से 6 पानी के लिगेंड लगे हैं। ठीक है, OH- आया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। OH- आएगा तो OH- क्या है, बेस है। अगर OH- बेस है तो क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाएगा, OH में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CuH2O6OH और यहाँ पे हो जाएगा 1+। सारी बात समझ में। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से अगर एक और OH- होगा, दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ यही करेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, बन जाएगा CuH2O5OH का होल ट्वाइस और यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, देखो सर यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे होगा 4, 5 1 6 और 4 2 6। इतनी बात समझी ना। देखो जैसे ही सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ तो क्या हो जाएगा, ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, इनसॉल्युबल। आई बात समझ में। इसका मतलब ये जो बना है वो यही है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, CuOH का होल ट्वाइस डॉट 4H2O, CuOH का होल ट्वाइस डॉट 4H2, या फिर सिंपली इसको लिख सकते हैं CuOH का होल ट्वाइस। इतनी बात समझ में ना। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हम एक्सेस में NaOH ले लिए या फिर एक्सेस में KOH ले लिए, अब क्या होगा, तो ये जो CuOH का होल ट्वाइस बना है इसमें दो OH- और आके जोड़ेंगे। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा CuOH का होल 4 में और यहाँ पे 2 माइनस एक्व सॉल्यूशन, मतलब क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्सेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2+ है। ठीक है, ये क्या होगा, ये इनसॉल्युबल होगा, लेकिन ये क्या होगा, इस पे चार्ज आ गया तो ये वाटर सॉल्युबल होगा। हरी बात समझ में। ठीक है, तो हम देख लिए NaOH या फिर KOH के एक्सेस रिएक्शन पे करने पे क्या होता है। हम देखते हैं अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पे क्या होता है। ठीक है, हम कॉपर सल्फेट में या फिर कॉपर के 2+ में क्या डाल रहे हैं, अमोनिया डाल रहे हैं। ठीक है, देखो क्या होगा,
अगर हम अमोनिया को पानी में डालें, अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया वाटर से रिएक्शन करके यहाँ से एक एक्सप्रेशन रिलीज करेगा और ये चेंज हो जाएगा OH माइनस में। क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा NH4 प्लस और OH माइनस। अब क्या होगा, ये कॉपर का जो हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स बना था, ऐसे 6 वाटर के मॉलिक्यूल लगे थे, ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा इस तरीके से। आई बात समझ में। तो ये फाइनली किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा पहले Cu OH का होल ट्वाइस और H2O का होल 4 में, मतलब ये बनाएगा Cu OH का होल ट्वाइस और 4H2O, ये बनाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। इस तरीके से अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके वही कॉम्प्लेक्स बनाता है CuOH का होल ट्वाइस। आई बात समझ में ना, इनसॉल्वेट फॉर्म में रहेगा, माने कि प्रेसिपिटेट बनाएगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक्सेस अमोनिया है, एक्सेस अमोनिया, एक्सेस अमोनिया क्या करेगा, ये जो OH लिगेंड है उसको रिप्लेस कर देगा। ध्यान दो, Cu OH का होल ट्वाइस डॉट 4H2O, ये तो था ना, ठीक। अगर हम अमोनिया क्या ले लिए, ढेर सारे ले लिए, होगा क्या, ये OH को रिप्लेस करके NH3 होल 4 बनाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। 4 लिगेंड है, 2 वाटर का मॉलिक्यूल होगा, कॉपर पाएगा 2 प्लस। अगर ये चार्ज हो गया तो इसका मतलब ये सॉल्युबल होगा, अगर ये सॉल्युबल होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये डीप रॉयल ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाएगा, डीप रॉयल ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाएगा। साथ में क्या मिलेगा हमको, OH माइनस, मतलब कि बेसिक सोल्यूशन मिलेगा। अरे बात समझ में, ठीक है। ध्यान रखना, शुरुआत में हम नहीं बताए, ठीक। ये कॉपर का D9 है, बहुत पहले बता चुके हैं, D4 में और D9 में Eg क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, Eg में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, अनसिमेट्रिकल होगा, जिसमें क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये जो 2 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हैं, कॉपर, ये यहाँ पे वाटर होता है और यहाँ पे वाटर होता है, ठीक है ना। वाटर का कॉपर के साथ बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होता है, और जो अमोनिया के साथ बॉन्ड लेंथ होता है वो काफी कम होता है, ठीक है ना, इसी कहा जाता है GTD। है बस समझ में, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर फिर हम बात कहें इसके हाइब्रिडेशन की, ठीक है, ये जो दिख रहा है Cu NH3 होल 4 डॉट 2H2O, या फिर इसी को लिखा जा सकता है Cu NH3 होल 4 डॉट H2O होल ट्वाइस, ठीक ना। यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्लस आएगा, ठीक। VBT के अकॉर्डिंग इसको माना जाता है, ये DsP2 है, मतलब कि स्क्वायर प्लेनर है। मतलब इस कॉम्प्लेक्स के बारे में अभी कोई भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। आई समझ में, VBT में कहीं DsP2 लिखा जाता है, और CFT इसको कैसे एक्सप्लेन करता है, CFT इसको sp3d2 से एक्सप्लेन करता है। आई समझ में, या फिर ये होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या हुआ, कि अगर सारे सारे बॉन्ड बराबर लेंथ के रहेंगे, ठीक है, तो उसको सिंपल ऑक्टाहेड्रल कहा जाएगा, फिर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल के सारे सारे बॉन्ड बराबर लेंथ के नहीं होते हैं, इसलिए इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगला जो सवाल होता है, बोर्ड का सबसे फेवरेट सवाल है कि कॉपर और HCl की रिएक्शन क्यों नहीं होती है, ठीक है। अभी बात समझ में, 10th में भी क्वेश्चन होता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर पाया जाता है,
अब असल में हाइड्रोजन जो होता है रिएक्टिविटी स्टेज में कॉपर से ऊपर पाया जाता है, तो कॉपर क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। 10th में ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक, यहाँ पे तुम लोग को जो आंसर देना है वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे देना है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है H+ से H2 बनेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0। आई बात समझ में? हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो होता है +0.34 वोल्ट। मतलब क्या हुआ कि ये खुद का रिडक्शन करना चाहेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो इन दोनों में से किसकी टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाने की? हाइड्रोजन प्लस में से, H+ में से, और कॉपर के प्लस में से। कॉपर के प्लस की इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी ज्यादा है, कॉपर प्लस की इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, हो गया रहा रिएक्शन में। ये है हमारा HCl का सोल्यूशन, इसमें H+ और Cl- इस तरीके से। हम इसमें क्या डाल दिए, एक कॉपर की रॉड डाल दिए, यह कॉपर का रॉड। ठीक, अब कॉपर का रॉड क्या करेगा, ये H+ क्या करेगा, इस कॉपर के पास जाएगा। ठीक, कॉपर के पास जाएगा, कॉपर कहेगा कि कॉपर से कहेगा H+ कि हमको इलेक्ट्रॉन दो। तो क्या कॉपर इसको इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कॉपर के खुद इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी ज्यादा है। कॉपर हाइड्रोजन H+ से कहेगा कि मेरी खुद इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी ज्यादा है, हम तुमको इलेक्ट्रॉन कैसे दे दें? बात समझ में आ रही है? तो जैसे कॉपर और HCl की रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि कॉपर खुद इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है। लेकिन अगर हमको ये रिएक्शन करवानी है, क्या करने बताओ? जैसे मान लो हम Cu और HCl का रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या करें, हमको इस कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, इस कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकलवाना पड़ेगा, ठीक, तभी रिएक्शन हो पाएगी। ठीक है, तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या ले लेते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं जो कि कॉपर का ऑक्सीडेशन करवा दे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं। ठीक है, मतलब हुआ कि हम इस सॉल्यूशन में ऑक्सीजन गैस का फ्लो करवा दें। अब असल में ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और दूसरा ऑक्सीजन दूसरे कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। आई असल में इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 H+ चाहिए। यहाँ पे हम 4 HCl ले लेते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक वाटर ये बनेगा, एक वाटर ये बनेगा, 2 वाटर मिल गया। आई असल में, ठीक है, यहाँ पे Cl- फ्री हो गया, कितने Cl- फ्री हो गए, 4। यहाँ पे बन जाएगा 2CuCl2। आई असल में तो कॉपर और HCl की रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यही रिएक्शन करवाने के लिए कॉपर के साथ HCl को कंसंट्रेटेड ले लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा हीट कर देते हैं, तब क्या रिएक्शन होगी, ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी। बट उसके बाद भी ये रिएक्शन जिंक के कंपैरिजन में या फिर मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट आते हैं, ठीक ना, उनके कंपैरिजन में ये जो रिएक्शन है वो नेग्लिजिबल होगी, मतलब कोई फायदा नहीं होगा, हम खाली अपनी एनर्जी बर्बाद करेंगे। आगे असल में कंसंट्रेटेड HCl लेने के बाद भी जिंक से जितनी अच्छी रिएक्शन होगी उतना अच्छा कॉपर के साथ नहीं होगी। बात समझ में आएगी ना? तो हीट करने से या फिर कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह पे, मतलब O2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, HNO3 ले लेते हैं। आई बस समझ में, HNO3 क्या होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस केस में जो रिएक्शन होती है वो काफी विग्रस रिएक्शन होती है, ठीक ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। NO3 क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, नाइट्रोजन पे है +5। ठीक,
तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खा के किस में चेंज होना चाहेगा, अपने से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होना चाहेगा। मतलब ये तो +2 में जाना चाहेगा, ये तो +4 में जाना चाहेगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये जो NO3 होता है, NO3-, ये कॉपर किससे इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ध्यान रखना। किसी के दिमाग में ये आ सकता है NO3 पे तो माइनस है, तो वो कॉपर से इलेक्ट्रॉन का ही खींचेगा। NO3- में जो माइनस दिख रहा है वो माइनस किस पे है, ऑक्सीजन पे है। और इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, 5 चार्ज है, मतलब +5 चार्ज है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो +5 होगा वो कॉपर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और NO3 जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो अपने आप को किस में चेंज कर लेगा, वो NO में चेंज कर लेगा। ठीक, और यहाँ से क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है ना, आए समझ में। और जो कॉपर है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस में। ठीक, अगर हम इसका ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन लिखें तो हो जाता है कुछ इस तरीके से, 3Cu और यहाँ पे 8HNO3 और यहाँ पे होगा 3Cu 2NO और 4H2O। इतनी बात समझ में आई ना? ठीक है, ये रिएक्शन कैसे होती है ये तुम लोग आसानी से कर सकते हो। देखो हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हो क्या हो रहा है, कॉपर से कॉपर 2+ में चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन में जो ये NO3- है वो चेंज किस में हो रहा है, वो NO में चेंज हो रहा है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4H+ और ऐड करेंगे। आई बात समझ में? अब हम क्या करते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 4+ है और यहाँ पे 1- है। ठीक है, तो यहाँ पे 4+ और 1- है, इसका मतलब यहाँ पे कितना प्लस ज्यादा है, यहाँ पे 3 प्लस ज्यादा है और यहाँ पे 1 भी प्लस नहीं है। ठीक, तो यहाँ से हम 3+ को खत्म करेंगे। 3+ को कैसे खत्म करेंगे, हम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। अब आई बात समझ में। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यही रिएक्शन आएगी पहले निकल के। आ रही बात समझ में? ठीक है, सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, सोल्यूशन का कलर हो जाता है ब्लू। जब हम HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं तो सोल्यूशन कलर हो जाता है ब्लू। आई बात समझ में? ठीक है, जो NO गैस है ये कलरलेस गैस होती है, लेकिन जैसे ही ये टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलने को होगी, टेस्ट ट्यूब के मुंह पे ही ये ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कर लेगी और किस में चेंज हो जाएगी, NO2 में। ठीक है, और ये कलरलेस से रेडिश ब्राउन कलर की गैस में चेंज हो जाती है। कलरलेस से किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन में। आ रही बात समझ में? ठीक है, एक और रिएक्शन है, यहाँ पे हम क्या लिए हैं, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 में क्या होता है, NO बनता है। ठीक है, और एन फैक्टर कितना हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ, नाइट्रोजन +5 से किस में चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन +2 में चेंज हो रहा है। +5 से +2 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब एन फैक्टर कितना हुआ, +5 से +2 मतलब एन फैक्टर कितना हुआ, 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है नाइट्रोजन। अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 में क्या होगा, NO3- क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, मतलब NO3- बहुत ज्यादा हैं, और इलेक्ट्रॉन देने वाला कॉपर क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉपर मतलब हर नाइट्रेट को संतुष्ट करना है, हर नाइट्रेट को इलेक्ट्रॉन देना है, तो कॉपर क्या करेगा, हर नाइट्रेट को कम कम इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा। आई बात समझ में? कॉपर हर नाइट्रेट को कम कम इलेक्ट्रॉन अगर देना शुरू करेगा तो हर नाइट्रेट को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो कंसंट्रेटेड HNO3 के केस में जो एन फैक्टर होता है वो होता है 1, यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा, 3, तो +5 से +4 में चेंज होगा, मतलब NO2 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, NO। डाइल्यूट के केस में NO बनता है, कंसंट्रेटेड केस में NO2 बनता है। आई बात समझ में? ये तुम लोग कह सकते हो कि जब खाने वाले कम है तो खाना ज्यादा मिला, अगर खाने वाले ज्यादा हो गए तो सबको कम कम खाना मिला। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ठीक, एक और तरीका है CuCl बनाने का या CuCl2 बनाने का। देखो Cu और HCl की रिएक्शन तो होती नहीं है, लेकिन CuO और HCl की रिएक्शन हो जाती है। आई बात समझ में? ठीक है, कैसे होगा? ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और ये इससे रिएक्शन करेगा, तो हो जाएगी CuCl2 बनेगा और यहाँ पे H2 बनेगा। पहली बात तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? एक छोटा सा और टॉपिक एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब Cu2O और HCl का रिएक्शन होगा, क्योंकि मेरे गांव से बारात जा रही है और साउंड बहुत तेज बजेगा, ठीक, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 मिनट का टॉपिक है। ये क्या है? ये है क्यूप्रस ऑक्साइड, ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड, और ये क्या है? ये है क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा CuCl2 में और Cu में और H2O में। आई बात समझ में? ये है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? ये है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा इसका। अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखें तो हो जाएगा Cu प्लस, और ये चेंज होगा Cu2 प्लस में प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? ये ऑक्सीडेशन हुआ। अगर हम रिडक्शन रिएक्शन लिखें तो हो जाएगा Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनाएगा? Cu बनाएगा। ठीक है, देखो इसी का ऑक्सीडेशन हुआ और इसी का रिडक्शन हुआ। ये +1 से किस में चेंज हो रहा है? +2 में चेंज हो रहा है, और +1 से किस में चेंज हो रहा है? 0 में चेंज हो रहा है। तो अगर हम क्यूप्रस का HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर हम क्यूप्रिक का, गलत बता दिए, सॉरी, अगर हम क्यूप्रिक का HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर हम क्यूप्रस का HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेक्चर को खत्म करते हैं क्योंकि शोर बहुत ज्यादा होगा अब। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को मतलब वीडियो देखो, पढ़ो आराम से, ठीक है, ग्रो करो।